नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी के वो 100 क्वेश्चन जो कि बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन आप लोग को रिपीट होते हैं ना, जो एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, ताकि जो मेरे वीडियो पर क्लिक किए, साथ ही साथ में अगर आप नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे से नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचते रहेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है, आपका पहला सवाल में है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य अगर पूछेगा, अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। लेकिन इसकी बैठक जो है 11 दिसंबर को 1946 में ही हुई थी, 2 दिन बाद, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में किया गया था? तो याद रखेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव में 1946 में जो हुआ था उसी में उल्लेख किया गया था, समझे। अगला प्रश्न है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद कुछ कुछ जो राज्य थे, यानी 3 राज्य थे जो भारत में उस समय में शामिल होने में विलंबता दिखाई थी, यानी विलंब हुआ था, ठीक है ना। तो उसका नाम याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा, तीसरा छोटा प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप पर कब प्रथम वाचन हुआ था? तो याद रखेंगे, प्रथम वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे, प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखें, उससे पहले हम आपको एक चीज़ की जानकारी दे देते हैं कि ऐसे में प्रारूप समिति की जो गठन हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति की गठन कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें कि संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंधित थी? तो याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी। उस समय में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, इसलिए कांग्रेस पार्टी, याद रखेंगे ऐसे भी। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय संविधान को एक कठोर संविधान इसके बृहत आकार के कारण ही बताया था? तो किसके द्वारा बताया गया था? तो आइवर जेनिक्स के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगण मन का रचनाकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है, तो ठाकुर और टैगोर एक ही थे, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा उनका नाम दे दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन ठाकुर को ही टैगोर कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों का भाषा वैसा था इंग्लिश में, इसलिए ठाकुर को टैगोर टैगोर कहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 12वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत में सिक्किम को 12वां राज्य घोषित किया गया, याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर में है कि 56वां संविधान संशोधन के तहत किस केंद्र शासित राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो पहले केंद्र शासित प्रदेश था गोवा, अब उसे राज्य का दर्जा दिया गया है 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। गोवा उसका नाम है। कौन सा राज्य है? 56वां संविधान संशोधन, गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है अगला प्रश्न में कि संविधान सभा के मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, याद रखेंगे, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ये वाले क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 13 नंबर, ध्यान से देखना। वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक करते हुए चलेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है, रीट
या समादेश जारी किया जाता है। ऐसे में रीट का शाब्दिक अर्थ पता है क्या होता है? देखिए अगला ही सवाल है कि हम आदेश देते हैं, क्या है? रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश या फिर हम आदेश देते हैं, ठीक है ना, परमादेश उसको कहा जाता है, और समादेश, परमादेश या रीट। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कौन सी संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो कौन सा है संविधान संशोधन? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में ऐसे हुआ था। ईस्वी भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन कितने मूल कर्तव्यों का व्याख्या की गई थी? तो कितने की गई थी? याद रखिएगा 10 की, ठीक है। आज भी 10 है मूल कर्तव्यों की संख्या, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णित है? तो किस भाग में? तो चौथा भाग में, ठीक है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, और 4 के क में या फिर अ या 4 के ए में आपका मूल कर्तव्यों का वर्णन, ठीक है, जो कि मूल कर्तव्य कितने हैं आपके? 10। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है किसमें? तो अनुच्छेद 50 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा कि गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति में फिर से पढ़ते हैं। किसने कहा था कि गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में होती है, न कि राजा में, जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है, जैसे एक व्यक्ति में निहित होती है। तो ये किसने कहा था? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण का सर्वोच्च शक्ति जनता में है, न कि राजा में, जैसे कि किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका नहीं बाबू, वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शासन की नहीं। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको अंबेडकर जी भी ऐसे भी कहते थे, या BR अंबेडकर भी कहते थे, याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में है आपका कि राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो किस प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो याद रखिए किसके प्रस्ताव पर? तो संसद के प्रस्ताव पर उनके ऊपर में महाभियोग प्रस्ताव लगा करके हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे में महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? 61वां, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये वाले क्वेश्चन पे भी VI टैग लगा लेंगे आप सभी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ऐसे में तो पूरा क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा बार रिपीट हुए ना, उसको बताते हुए चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करता है, कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसकी स्वीकृति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है या बन सकता है? तो वो है हमारे देश के राष्ट्रपति। उनके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे सवाल है। अगला प्रश्न है कि राजदूतों या राजनयिकी प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। राजदूतों, न्यायिकी प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के किस सदन के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो लोकसभा को वो निहित होती है। लोकसभा को वो भंग या विघटन कर सकते हैं, अन्यथा राज्यसभा को कभी राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आपातकाल लागू करने का वर्णित है? तो याद रखेंगे, जब बाहर से युद्ध होते हैं दूसरे देश से, उस समय में आपातकाल जो लगता है भारत का राष्ट्रपति द्वारा,
वो अनुच्छेद 352 में वर्णित है। याद रखेंगे। ऐसे में 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, एक 356, एक 360 और एक 352। 352 अभी अभी आप लोगों ने देखा। 356 होता है केंद्रीय आपातकाल, ठीक है। और ऐसे में 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल भारत देश में नहीं लगा है। सो याद रखेंगे किसके द्वारा लागू किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र कौन संबोधित करता है, तो ये भी राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे नाम से ट्रिक में आप लोग को हम कन्वर्ट कर देते हैं रेड्डी। रेड्डी से देखिएगा आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कम उम्र में रेडी हो गए थे राष्ट्रपति बनने के लिए, सबसे कम उम्र में रेडी हो गए थे राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है 61वें अनुच्छेद के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति वाले सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन का मुख्य शिल्पकार कौन था, तो ए.एल. लुटियंस था, ए.एल. लुटियंस था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, इसके नाम में भी थोड़ा सा ट्रिक छिपा हुआ है, हम बताते हुए चल रहे हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा लग रहा होगा अगर वीडियो तो लाइक करते हुए चलेंगे दोस्तों। लाइक नहीं करते हैं ना, जो वो दिक्कत है। कुछ लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, मैं मानता हूँ। राष्ट्रपति भवन का तो लुटियंस, सीधा बात है, राष्ट्रपति भवन में काफ़ी ज़्यादा लूटमार हुआ, लूटे तो लुटियंस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 तक भारत के कौन से अंतरिम राष्ट्रपति थे, तो अंतरिम राष्ट्रपति कहने का अर्थ है कि शुरू बार जो बनता है ना, यानी कि शुरुआत जब हुई थी राष्ट्रपति पद का, उस समय से कौन थे, तो मात्र 2 वर्ष ही थे, लगभग 2 वर्ष थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन, तो ये राष्ट्रपति वाले कुछ सवाल थे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ऊपर मैंने बता दिया, जो बार बार अक्सर पूछे जाते हैं वो सवाल। अगला सवाल है हमारा कि उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद हेतु दिया जाता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का वेतन उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। और हम ये भी बताते हुए चलते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अभी सबसे कम अवधि तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहे थे, तो बीबी गिरी उनका नाम था, बीबी गिरी, जो कि सबसे कम दिनों तक उपराष्ट्रपति बने थे 1967 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो ध्यान रखिएगा 1975 कह रहा हूँ, अनुच्छेद 75, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा परेशानी है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव करने का संकल्प कहाँ से प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा से प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा कहीं से भी नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा से ही नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे, तो वो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका अध्यक्षता मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री हमारे देश के करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। ऐसे में अभी विधिक अधिकार कर दिया गया 300 के क में। संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई के शासनकाल में, उस समय मोरारजी देसाई थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उस समय में ही क्या हुआ था कि संपत्ति और अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद में दोबारा पद संभाला था, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कब तक अपने पद
पद पर बना रहा रहा रहता है, बताइए। तो 6 वर्षों तक तो ये तो बना रहता है, या फिर अगर 6 वर्षों के बाद नहीं हटा तो ऐसे में भी आपको 65 वर्ष तक उम्र उनका मिनिमम है, जबकि यहाँ तक वो बैठे रह सकते हैं, अपने पद संभाल कर रख सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है, 6 वर्षों तक उनका कार्यकाल होता है, ये बात याद रखेंगे। ऐसे में कौन सी समिति नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट का निरीक्षण करता है? तो लोक लेखा समिति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VI करके चलना है, ठीक है ना। लोक लेखा समिति नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को निरीक्षण करता है, मतलब देखरेख करता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा के राज्य का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है बउआ? तो सीधा बात याद रखें, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति पहले सदस्य कौन, कब? तो 1954, 2 अप्रैल 1954 से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद के दोनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो है, जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उसकी अध्यक्षता करता है संसद के। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, 10%। लोकसभा में 10% जो है आपका अनिवार्य है, जो कि आप विपक्षी दल के नेता बन सकते हैं। उतनी सीट होनी चाहिए कम से कम आपको। मान लो आप 500 सीट है, ठीक है, 500 सीट है टोटल, 500 सीट में आपका 50 सीट जो है होना चाहिए। बाकी जो है विजयी, जो कि अभी मुख्य केंद्र में जिनका सरकार है उनके पास में 450 होगा, आपके पास में 50 होंगे, तभी जा कर के आप विपक्ष दल के नेता बन सकते हैं और विपक्ष से कुछ आवाज़ उठा सकते हैं। अन्यथा फुल बहुमत से सरकार जब रहता है तो आप विपक्ष दल के नेता नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास में 40 सीट है, तो आप विपक्ष से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ना कोई अंगुली या हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिएगा कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सी प्रश्न कहा जाता है? तो अंतराकित प्रश्न कहा जाता है, अंतराकित प्रश्न कहा जाता है, माफ कीजिएगा, अंतराकित है, ठीक है ना, प्रश्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष मैंने नहीं पूछा, उपाध्यक्ष पूछा है। तो अनंत शयनम अंगियार थे, याद रखेंगे, अनंत शयनम अंगियार थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उस अनुच्छेद का नाम याद रखेंगे। आपका कौन सा अनुच्छेद है धन विधेयक का? तो 110 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बजट समिति की सभापति कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ के पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान कौन सा होता है? तो 13वां स्थान होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का कौन सा स्थान होता है? 13वां होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीना का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन से अनुच्छेद में? तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 85वां संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए एक अधिवेशन में, ठीक है, संसद के। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, आसान है क्वेश्चन। कौन सा आयोग मतदाता सूचियों को तैयार करवाता है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूचियों को, या चुनाव आयोग भी कहा जाता है उसे, याद रखेंगे। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून की वर्णित है? कानून वर्णित है, तो बताइएगा। दल बदल जो है अनुसूची 10, तो ऐसे भी 10 ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है।
दल बदल, 10 10 बदल कर सकते हैं, वैसे याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके नाम को नहीं बिगाड़ना है, याद रखने के लिए थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। संविधान के व्याख्याकार या संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संरक्षक याद रखिएगा या व्याख्या कर याद रखिएगा कौन है? सर्वोच्च, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालयों का न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि कौन से न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है, क्योंकि पूरा संविधान की व्याख्या इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हुआ है, 2 बार हो गया आज के सेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिला के न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो याद रखेंगे कौन से? जिला के जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ज़िले में एक न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है ना, तो वहाँ के जो उसकी देख रेख या नियंत्रण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। यानी उसी स्टेट के, उसी जहाँ पे जो ज़िले हैं उसी स्टेट के एक उच्च न्यायालय होंगे या किसी अन्य राज्य से टैग होते हैं उच्च न्यायालय से, वो देख रेख करता है। अगला प्रश्न के सर्वप्रथम किस राज्य में लोकसभा अदालत आयोजित की गई थी? तो याद रखेंगे लोक अदालत आयोजित की गई थी कौन से राज्य में? तो गुजरात में। याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में वो शक्ति होती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, VI करके चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है? तो चंडीगढ़ जो है कौन से उच्च न्यायालय? देखो मैंने कहा था ना, जिस क्षेत्र में उच्च न्यायालय नहीं होते हैं ना, उसको जैसे कि क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में क्या है कि पंजाब के और हरियाणा के दोनों के उच्च न्यायालय सम्मिलित होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था अन्ना चंडी। अगला प्रश्न है आपका कि किस वायसराय द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था? तो याद रखेंगे लॉर्ड लीटेन। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अपने अध्यक्ष जो हैं वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा। बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, VI टैग करके चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तब वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कैसे होता है? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का गठन, जबकि वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त हुई है? तो हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई है आधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राजकीय भाषा है? तो याद रखिएगा कि राजकीय भाषा नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। लेकिन इसे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार शामिल नहीं किया गया हमारे देश के लिखित संविधान में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की न्यूनतम उम्र अर्हता कितना होता है? तो 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होता है राज्यपाल के। अगला प्रश्न है आपका किस दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं की हो सकती है? मतलब गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती है, पदा अवधि के दौरान में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है राज्यपाल के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत में राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213 ऐसे याद रखेंगे। 213
ऐसे याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 1 3, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 2 1 3 ऐसे याद रखेंगे कि इसके अनुसार में राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम किस में है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों में से निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिएगा 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हमारे कुल सदस्यों में से स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब स्थानीय मतलब कहने का मतलब वहाँ के स्थान के, ठीक है ना, जहाँ के निर्वाचित विधान परिषद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो विकास परिषद के बैठक में मुख्यमंत्री जो है हमारा जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्ष के रूप में उनमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का? तो ज्योति बसु का। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल है मुख्यमंत्री में। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? याद रखेंगे पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन तो हो गया। पंचायतों के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुसूची में की गई है? तो 11वें अनुसूची में की गई है। पंचायती राज्य प्रणाली का किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित होती है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारा कि नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है नगर प्रशासन। पंचायत उसके बाद में तुरंत नगर। तो पंचायत जो है 11 में है और नगर जो है वो आपका 12 में है, 12वें अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों के लिए संस्था का गठन किया जाता है, उसका नाम है नगर पंचायत। नगर पंचायत होने के लिए 10,000 से 20,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रेल किस सूची के अवय आती है? तो भारतीय रेल जो है संघ सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर में कि सरकारिया आयोग का संबंध किस विषय से है? तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों से है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा है, बीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में उर्दू का प्रथम राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 में आपात का उद्घोषणा की गई थी। सबसे पहले भारत और चीन का लड़ाई हुआ था उसी समय में। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो भारत के संचित निधि वहन करते हैं संघ लोक सेवा का व्यय मतलब क्या? उनके सैलरी का भार कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि। अगला प्रश्न है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भावुकता का कूड़ादान कहा था? तो उनका नाम है टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी भावुकता का कूड़ादान कहा था नीति निर्देशक को। अगला प्रश्न है आपका कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यतः हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज नहीं सकता? तो धन विधेयक पर जो है उसे हस्ताक्षर, धन विधेयक जैसे ही पास होकर के आता है तो उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। उस पर कोई विचार नहीं कर सकते और उसे रोक करके नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है या किसे जाता है? तो याद रखेंगे महालेखाकार का जाता है। ठीक है ना, महालेखाकार का। भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय
मंत्री रहे थे? तो कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था वो 1990 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किस चुनाव प्रत्याशी की जमानत कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल वैध मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं करता है, तब उसकी जो है चुनाव की प्रत्याशी की जमानत जब्त कर ली जाती है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को समझें। सवाल में कहा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, जब्त कर ली जाती है, जब वह कुल वैध मत के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1953 सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पूरे वीडियो का, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 545 की गई? तो 41वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में 545 उसके निर्वाचित सीटों की संख्या की गई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पक्का बताइएगा हमें। और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा है, लास्ट तक बने हैं हमारे साथ, तो लाइक ज़रूर करके निकलिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और वीडियो इसी तरह का कंटिन्यू मैं कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।